हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमारे साथ हैं देवांशी चौहान, जिनका गेट 2025 में ईसी ब्रांच में 268 रैंक आया है एंड इन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन से भी गेट का पेपर लिखा है, जहां इनकी ऑल इंडिया रैंक 140 है। सो वेरी फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस देवांशी, आपको और आपके परिवार को Thank you. फॉर अचीविंग सच ए ग्रेट रैंक। Thank you. सो वेरी फर्स्ट, आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ के हैं, आपने अपना बीटेक कहाँ से किया है, कब के पास आउट है एंड आपने गेट कितनी बार अटेम्प्ट किया है। So, hello everyone. I am Devanshi Chauhan. I belong to Dhampur. I have completed my graduation from ABS Engineering College, Ghaziabad in 2023, and I have attempted GATE 2 times. And this year I got 268 rank in EC and 140 rank in instrumentation paper. ओके, सो देवांशी, अभी आप बता रहे हैं कि आपका गेट का सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट आपने गेट 2024 लिखा होगा ना। हाँ जी, सो उसमें आपका रैंक कितना था? मेरी 1750 रैंक था। तो उसमें आपने फुल टाइम प्रिपरेशन करी थी? हाँ जी, फुल टाइम ही कह सकते हैं, मतलब 4th ईयर के बाद से तो मतलब पास आउट तो अगस्त में हो जाते हैं, फिर 4 टू 6 मंथ ही बचते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो उसी पीरियड में मैंने प्रिपेयर किया था। ओके, तो मतलब 5 से 6 महीनों में आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके 1700 रैंक तक गए। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आपको नहीं, कैसे? उससे पहले मैं 3rd ईयर और 4th ईयर से मैं थोड़ा प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था, देखना मैंने। ओके, सो हुँ। 1700 रैंक के बाद आप आपको किस मतलब कॉन्फिडेंस कैसे आया कि ये 2025 में आप बहुत अच्छा करेंगे? क्या आपके एम थे पीएसयूज और एमटेक जिसके लिए आप ये प्रिपेयर कर रहे थे? तो मेरा एम तो मेरा पीएसयू है, पीएसयू में जॉब अच्छा लगे। और मेरा मोटिवेशन 24 अटेम्प्ट के बाद में ये था कि मतलब मुझे अब मैं अपने में थोड़ी मिस्टेक्स लगती थी कि मतलब मैंने ये कमी करी है, अगर मैं इन चीज़ों को कंप्लीट कर दूँगी, तो मेरा अच्छा बन जाएगा। तो मुझे वहीं से मोटिवेशन आता था और उसी साल मेरा बेल और बीएआरसी में भी रिटन क्लियर हुआ था। तो मुझे उससे भी मोटिवेशन आया कि हाँ, अगर मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, तो गेट तो मैं और भी अच्छा कर सकती हूँ। तो वहीं से मैंने सोचा था। तो जैसे आप 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो बिल्कुल फ्रेशर्स होंगे, अपने बीटेक के बाद गेट का प्रिपेयर स्टार्ट करेंगे। उनके लिए आप कुछ हाँ जी। गाइड करना चाहेंगे? जो मिस्टेक्स आपने करी 24 के एग्जाम में, क्या वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके जैसा अच्छा रैंक सिक्योर कर सकते हैं? जी, तो जब मैंने 24 का अटेम्प्ट दिया था, तो मुझे सबसे पहली मिस्टेक तो मेरी ये लगती थी कि मैंने प्रैक्टिस बहुत कम की थी। मतलब मैंने कॉन्सेप्ट्स, नोट्स वग़ैरह थे मेरे पास और मैं रिवाइज़ भी करती थी, पर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पे इतना ध्यान नहीं दिया था। और फिर मैंने मॉक भी मतलब जनवरी मंथ में आके 2 से 3 मॉक ही दिए थे। तो उसकी वजह से भी मुझे थोड़ा लगता है कि 24 में इतना अच्छा नहीं हो पाया। और फिर जितनी मेरी प्रिपरेशन थी उसके अकॉर्डिंग भी अगर मैं एग्ज़ाम डे पे जाके मैंने नेगेटिव मार्किंग बहुत कर दी थी। तो उसकी वजह से मेरी रैंक थोड़ा खराब हो गया। ठीक है। सो फ्रेशर्स के लिए ना एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी उनको फॉलो करनी चाहिए। बीटेक के बाद जो हाँ स्टूडेंट जी। जा रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने टेस्ट सीरीज बहुत कम दी, आप कितने टाइम में हुँ। सिलेबस कंप्लीट कर पाए थे अपना? उसके बाद से आप टेस्ट देना स्टार्ट किए? मेरा एप्रॉक्स 8 टू 9 मंथ्स में मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया था। ओके, तो क्योंकि इसमें मैं 4th ईयर की स्टार्टिंग से ही फ़ोकस करना स्टार्ट कर दिया था मैंने सिलेबस वगैरह पे। तो आपका जैसे मतलब आपका जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए कौन से सोर्स यूज करते थे? मतलब कौन से क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज हो गए या फिर अदर किसी इंस्टीट्यूट की कुछ? हाँ जी, मैं जो डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स हैं, उनके मैं वर्कबुक वगैरह लगाती थी, वर्कबुक करती थी सबसे पहले।
फिर मैं पीवाईक्यू करती थी और पीवाईक्यू में इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का करती थी, फिर उससे रिलेटेड ब्रांचेज़ हैं जैसे इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, तीनों ब्रांचेज़ में, तो मैं पीवाईक्यू तीनों ब्रांचेज़ के सब्जेक्ट वाइज़ लगा लेती थी एक साथ ही ओके। और फिर उसके बाद में मैं टेस्ट सीरीज़ पे जाती थी। एक और क्वेरीज होती है जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि जैसे-जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ता जाता है, तो हाँ स्टूडेंट्स को जी, ये प्रॉब्लम होती है कि वो पीछे का भूलते जाते हैं। उसके हाँ लिए जी। आप मतलब क्या फ़ॉलो करते थे? कौन-सा तरीका फ़ॉलो करते थे सो दैट उन सभी चीज़ों को आप एक साथ याद करके रख पाते थे? हाँ जी। तो ये तो देखो नॉर्मल चीज़ होती है कि मतलब जब स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं तो आगे का तो याद रहता है उन्हें, जो करंटली चल रहा होता है सब्जेक्ट, पर जो प्रीवियसली कंप्लीटेड सब्जेक्ट होता है वो याद नहीं रह पाता है। तो उसके लिए मैं करती थी कि अपना टाइम डिवाइड करती थी। तो जितने टाइम में मेरा मतलब करंट सब्जेक्ट चल रहा होता था, तो मैं उसको तो कर लेती थी और 2 टाइम्स 2 2 आवर्स देती थी और फिर उसके बाद में बचा हुआ टाइम मैं प्रीवियसली कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स को ही देती थी। ओके। सो अभी इनका जो वीडियो है वो फ्रेशर्स स्टूडेंट्स के लिए और जो री-अटेम्प्ट दे रहे हैं गेट के लिए उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज़ इनका 2024 में भी अटेम्प्ट था। कम टाइम में ये 1700 रैंक तक पहुँच पाए एंड 25 में तो इनका बहुत अच्छा रैंक है। सो ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इनके द्वारा कही गई हर बातें कहीं न कहीं आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सो आप जैसे 25 के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो सिलेबस तो आपका कंप्लीट जी। था। तो 24 के हाँ जी। एग्जाम के बाद से मतलब वापस से आपने जब स्टार्ट किया तो आप जी मतलब बेसिक से स्टार्ट किए या फिर सीधा क्वेश्चन पे चले गए थे? मैंने स्टार्ट प्रैक्टिसिंग से ही करा था, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही रिवीजन फर्स्ट रिवीजन करती थी और फिर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन्स पे ही जाती थी ओके। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट सीरीज़ साथ-साथ में मैं करती रहती थी। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अभी जो सोशल मीडिया की जनरेशन है, ये बहुत हाँ बड़ा जी। डिस्ट्रैक्शन मतलब अ, बन रखा है एक तरीके से लोगों के लिए। तो जी, जी, जी। इसको अवॉइड करने के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से इनसे बचे ड्यूरिंग प्रिपरेशन बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरा पूरा टाइम उनमें लोग निकाल देते हैं तो इनसे कैसे बचा जा सकता हाँ जी। तो देखिए सोशल मीडिया तो आज की लाइफ का मतलब एक पार्ट है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते चाहते हुए भी। मैं तो नहीं कर सकती, मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं तो व्हाट्सएप, इंस्टा वगैरह सब यूज़ करती थी, पर मेरा एक टाइम लिमिट था। जैसे मैं शाम को एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स मैं अपना निकालती थी कि मैं अपना देख लूँ सब व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टा सब देख लेती थी मैं उतने ही मिनट में। फिर उसके बाद में मैं नहीं देखती थी फुल डे। तो मैंने अपने आप को लिमिट किया हुआ था। तो वो मेरा रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि मतलब मुझे मेरा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है या इस तरीके से मेरे साथ में वो चीज़ नहीं हुई है। है ओके सो इसमें अपना खुद का कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है खुद पे हाँ जी, खुद के ऊपर कंट्रोल होगा तो सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ओके एक जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है आपकी पूरी प्रिपरेशन का तो जैसे हाँ किसी जी। इंस्टीट्यूट का हम लोग टेस्ट लेते हैं उसमें अराउंड 50 टू 60 टेस्ट एटलीस्ट होते हैं तो जैसे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं उनका स्टूडेंट्स ना उनको अवॉइड करते हैं जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे आप प्रिपरेशन मतलब आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उसके बाद वो टेस्ट देने चाहिए तो आपने चैप्टर वाइज टेस्ट फॉलो किए थे मतलब दिए थे या नहीं दिए थे या फिर सीधा आप सब्जेक्ट वाइज पे गए थे? मैं चैप्टर वाइज़ नहीं देती थी। मैं डायरेक्टली सब्जेक्ट को रिवाइज़ करती थी फुल्ली हाँ, हाँ। एंड देन सब्जेक्ट वाइज़ ही देती थी और फिर उसके बाद फुल मॉक मैंने भी जल्दी स्टार्ट कर दिए थे। एक टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने के बाद उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये हाँ जी। ऑलमोस्ट जितने स्टूडेंट होते हैं वो अवॉइड करते हैं वो जैसे टेस्ट हुआ मार्क्स देख लिए पेपर का सॉल्यूशन देख लिया और उसको वहीं बंद कर देते हैं नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसमें ना हाँ हम लोगों जी। को
टेस्ट में जो गलतियां हो रही है, जैसे सिली मिस्टेक्स कैलकुलेशंस की हो रही है, थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट की हो रही है, ठीक है, कुछ दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, लिख कुछ और दिया, उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लिया, उसकी प्रॉब्लम हो रही है। तो इनको ना हम इम्प्रूव हमें इम्प्रूव करना बहुत जरूरी होता है। आप इनको इम्प्रूव करने के लिए क्या करते थे? बिकॉज ये मिस्टेक्स हर किसी स्टूडेंट से होती है। हाँ, वो मिस्टेक्स तो मेरी भी बहुत होती थी। अब जैसे मैंने एक फुल मॉक की अगर मैं बात करूँ, तो जब मैं फुल मॉक देती थी, तो उसमें जो गलतियाँ होती थी, जिसमें मेरा नेगेटिव जा रहा है, मैं सबसे ज़्यादा नेगेटिव्स पे देखती थी कि मेरा नेगेटिव कहाँ पे हुआ है और क्यों हुआ है। और जहाँ पे भी मुझे कुछ नई चीज़ मिलती थी, तो वो मैं अपना नोट डाउन एक अलग डायरी मैंने बना रखी थी, उसमें मैं नोट डाउन करते जाती थी। और मैं जो मेरे से अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है मतलब जिनको मेरे को आता ही नहीं है, जो मुझे मतलब बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहे, मैं उन पे कम ध्यान देती थी। मैं ध्यान देती थी कि जो मैंने किए हैं और वो गलत हो गए हैं किसी वजह से, तो मैं उस पे ध्यान ज़्यादा देती थी। ओके, सो जैसा ये बता रहे हैं, वैसा एक्चुअल में होता है। जैसे गेट का एग्जाम भी आप दे रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि 100 में से 100 मार्क्स हमें लाने हैं। हमें हमारा मेन हाँ फोकस होना जी। चाहिए कि जो क्वेश्चंस हमसे बन पाए, हम एटलीस्ट उनको पूरा सही करें। जैसे कुछ क्वेश्चंस जी, जी। गेट के एग्जाम में ऐसे होता है कि पेपर इस तरीके से सेट किया होता है कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो 3-4 क्वेश्चन बैक टू बैक ही आते हैं। और वहां जब आपके 3-4 क्वेश्चन लगातार छूटते हैं, तो आप अपने आप से आपका मोरल डाउन हो जाता है, वहीं पे बच्चे फंस हाँ जाते हैं। जी। तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल किए पेपर में, तो वो कुछ गाइड करना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? जी। तो जब मैं टेस्ट लगाना स्टार्ट करती थी, मतलब मैंने स्टार्ट किया टेस्ट, तो मैं सबसे पहले बहुत जल्दी जंप करती थी हर क्वेश्चन पे, कि मतलब मैं पढ़ के समझ जाती थी कि हाँ, ये मेरे से हो जाएगा या नहीं होगा। फिर अगर होता था तो मैं उसको मार्क कर लेती थी और अगर अंडर मतलब 30 सेकंड्स में ही अगर मेरा वो क्वेश्चन बन रहा है, तो मैं उसको अटेम्प्ट करते जाती थी। अगर मेरे को लग रहा है कि हाँ, ये मेरे को आता है, पर इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वो उसको मैं मार्क फॉर रिव्यू करके जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करती थी। मैं किसी भी क्वेश्चन पे मतलब ऐसे रुकती नहीं थी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम हो जाता था और फिर जो क्वेश्चन मुझे आगे के आ रहे होते थे, उनको मैं टाइम दे नहीं पाती थी। तो ओके, मैं ये फ़ॉलो करती थी। सो जैसे ही बता रहे हैं, जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं आगे के लिए, वो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी यदि फॉलो करना चाहते हैं, तो जो भी ये बातें बता रहे हैं, जो गाइडेंस दे रहे हैं, उनको आप प्रॉपर नोट करिए, ठीक है, उन चीज़ों को फॉलो करिए। जब आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट नजर आएगा और आप एक बेहतर रैंक की ओर अग्रसर होते जाएंगे, ठीक है। जो आप टेस्ट सीरीज का बता रहे थे कि टेस्ट सीरीज में जैसे आपकी कुछ मिस्टेक्स होती थी, वो आप उनको नोट डाउन करते थे। तो हाँ कभी जी। कभार ना ऐसा भी होता है कि टेस्ट सीरीज में मार्क्स बहुत कम आते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। उस टाइम ना अपने हाँ आप जी। से ऐसे लगता है कि हम लोग कुछ हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। तो उस हाँ जी। टाइम अपने आप को आप कैसे स्टेबल रखते थे कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, हो गया जो हो गया, नेक्स्ट में अच्छा होगा? कैसे मोटिवेट रखते थे आप तो अपने आप को? जी। तो जैसे मैं टेस्ट सीरीज़ देती थी तो मेरे मार्क्स जो एडवांस लेवल का पेपर होता था तो उसमें 40 करीब ही मेरे मार्क्स रहते थे, उससे ज़्यादा मेरे नहीं आते थे जो 80% 70% हार्डनेस होता था जिसमें पेपर में। तो जब मैं इतने कम नंबर देख लेती थी तो मुझे लगता था कि यार ये अभी यहीं पे नहीं हो रहा है तो मेन डे कैसे हो पाएगा? तो मैं उस समय पे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फ़ील करती थी, तो मैं क्वेश्चन पेपर को दोबारा देखती नहीं थी। मैं उसको तभी के तभी बंद कर देती थी और जाके अपनी मम्मी-पापा के साथ में टाइम स्पेंड करती थी, कि हाँ, मम्मी से शेयर करती थी, "मम्मी ऐसा हो रहा है, कम नंबर आ रहे हैं।" तो मम्मी मेरे को बोलती थी कि, "कोई नहीं, कभी कम भी आते हैं, तो कभी ज़्यादा भी तो आते ही हैं ना और अभी यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो और जाके अपना देखो।" तो फिर मैं तब नेक्स्ट डे उसको खोलने की कोशिश करती थी और तब मैं एनालाइज़ करती थी क्योंकि उस समय पे तो मेरा माइंड लेवल उतना नहीं होता था कि मैं उसको मतलब एनालाइज़ भी कर पाऊँ मिस्टेक्स को। तो मैं तो ये फ़ॉलो करती थी। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया है कि जैसे हम लोग टेस्ट सीरीज कोई टेस्ट दिया, उसमें मार्क्स बहुत कम आए, उस टाइम जो हमारा माइंड सेट रहता है, वो उसी चीज पे हाँ फोकस जी। करता है कि इतने कम मार्क्स है। उस टाइम इतनी अनाप शनाप चीजें हमारे दिमाग में आती है कि अब कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ तो जी। इन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि उस टाइम पे आप
कहीं मतलब अपने फ्रेंड के पास जाइए या अपने घर वालों के पास, यदि दूर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, घर वालों से बात करिए, किसी दोस्त से बात करिए, उस टाइम को आप निकालिए। तो बिकॉज़ जैसे-जैसे टाइम आगे जाता जाता है, फिर उस चीज़ में आपका दिमाग ज़्यादा नहीं जाएगा कि आपके इतने मार्क्स कम क्यों आए, ठीक है? अगले दिन आप उसको एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है, ठीक है? एंड जी, एक और चीज़ जो बिकॉज़ प्रिपरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है टेस्ट सीरीज़ का, उसके बाद है उनका रिवीजन करने का, अपने जो सब्जेक्ट से रिवीजन करने का। तो फुल नोट्स तो हम लोग बार-बार रिवीजन कर नहीं सकते। शॉर्ट नोट्स ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स बनाते हैं, आपने भी बनाए होंगे या कहीं से किसी के हाँ जी। पढ़े होंगे। शॉर्ट नोट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए कि कब से उनको यूज़ करना चाहिए? ठीक है? तो मैंने शॉर्ट नोट्स जो थे मैंने 24 की जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी 24 से पहले, तो मैंने शॉर्ट नोट्स तो तभी से बनाने स्टार्ट कर दिए थे। मतलब जैसे कम्युनिकेशन, एनालॉग और ईडीसी वगैरह जो सब्जेक्ट्स हैं, इनका सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है। तो पूरा फुल सिलेबस तो वन टाइम में रिवाइज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो मैं उनके थोड़ा-थोड़ा बनाना मैंने 24 से ही स्टार्ट कर दिया था। फिर उसकी एक अलग-अलग फ़ाइल मैंने बना ली थी, 20 टू 40 पेज उसमें रहते थे और मैं उसको ही टेस्ट देने से पहले उनको रिवाइज़ करती थी और जो टेस्ट सीरीज़ के जो मेरी मिस्टेक्स होती थी, जिस डायरी में मैंने मिस्टेक्स लिखी हुई हैं, मैं वो डायरी और शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज़ करके अपना टेस्ट को स्टार्ट करती थी। ओके, सो शॉर्ट नोट्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है? हाँ तो जी। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रिपरेशंस के टाइम पे ध्यान रखनी चाहिए। अ, देवांशी कुछ ऐसी टिप्स जो आप स्टूडेंट्स के लिए देना चाहेंगे, जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं गेट का, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? और जो री अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनको उनका जैसे किसी का एम होता है पीएसयू, पीएसयू विदाउट गेट भी आती है ना? तो विदाउट गेट पीएसयू जी। और गेट का प्रिपरेशंस को एक साथ मैनेज करना एक थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज़ विदाउट गेट पीएसयू बीच-बीच में पेपर होते रहते हैं, वहाँ फुल सिलेबस पढ़ के हम लोगों को पेपर देना होता है। तो उनको हाँ जी। हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? कुछ जैसे स्टूडेंट्स का एम ही पीएसयू है तो वो ऐसा करते हैं, उनके लिए कुछ कहिए आप? तो सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स जो अभी स्टार्ट किया है जिन लोगों ने, तो मैं उनके लिए यही बोलूँगी कि उनके माइंड में ये रहता है कि इतना सारा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट होगा? एग्ज़ाम डे से पहले हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो मैं ये बोलूँगी कि हर चीज़ में टाइम तो लगता ही है। मतलब आप टाइम डेडिकेट करो, बाकी और कुछ मत सोचो। जैसे-जैसे टाइम जाएगा आप पूरा सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा आपका, आपको उसमें कोई ऐसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा वो बच्चे जो री-अटेम्प्ट अब देने वाले हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि जो अपनी मिस्टेक्स उन्होंने पहले की हैं, उन पे ज़्यादा फ़ोकस करिए रादर देन कि आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करिए। मतलब सब कुछ कवर करने की कोशिश करने की जगह आप उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो आपका स्ट्रॉन्ग है और कुछ ऐसी चीज़ें जो वीक हैं आपकी, उन पे भी ध्यान दीजिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश मत करिए। और जिनका एम पीएसयू है और जो पीएसयू के एग्ज़ाम्स देते हैं, तो मैं उनके लिए यही बोलूँगी कि गेट का सिलेबस ओवरऑल सेम ही रहता है सारे पीएसयूज़ में। कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हम उनको थोड़ा-थोड़ा करके कवर कर सकते हैं, पर आप ध्यान उन्हीं चीज़ों पे दीजिए जो आपके गेट सिलेबस से कॉमन करता है। तो उसी से आपका काम हो जाएगा, तो आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये भी बचा हुआ है, वो भी बचा हुआ है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सो बहुत सारी चीज़ें बताई हैं देवांशी, आपने अपना जो एक्सपीरियंस था पिछले 2 साल से आप गेट का प्रिपेयर कर रही थी, फाइनली आप 2025 में बहुत अच्छा रैंक अचीव किए हैं। सो इनके द्वारा जो बातें बताई गई हैं, यदि आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, ठीक है, अपना इम्प्लीमेंट करेंगे आप ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तो आप बहुत अच्छी रैंक अचीव कर सकते हो बिकॉज़ ऐसा होता है ना हर स्टूडेंट जो जिनका इनका 268 रैंक है, 140 रैंक है, तो अभी भी इन्होंने कुछ मिस्टेक्स ऐसी करी होंगी जिनसे ये सेटिस्फाई नहीं है। जैसे आप 20 268 रैंक में भी अभी आपको ऐसा लगता होगा कि आप बहुत और भी अच्छा रैंक ला सकते थे। कुछ हाँ वो जी। मिस्टेक्स आपने जो करी, वो आप बताना चाहेंगे?
तो सबसे पहले तो मैंने 2 क्वेश्चन मेरे पेपर में ऐसे आ गए थे जो मैं मतलब मुझे लगा नहीं था कि मतलब ये चीज़ें आएँगी और मैं उसमें बहुत ज़्यादा स्टक हो गई थी। मेरी 5 टू 6 मिनट्स उसमें चली गईं। फिर बाद में भी वो क्वेश्चन मेरा सॉल्व नहीं हुआ। तो मेरे को लगता है कि अगर मैं थोड़ा-सा टाइम निकाल के और दोबारा से रिपिटेशन में जो चेकिंग होती है जो आंसर्स मैंने मार्क किए हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम और दे देती तो मेरा जो नेगेटिव हुआ है 1.33 मार्क्स मेरा नेगेटिव गया है, तो शायद वो भी नहीं होता तो मैं 60 क्रॉस कर जाती। तो यही था मेरा। ओके, सो हर ना चाहे स्टूडेंट कितना प्रिपेयर करके आए, छोटी-मोटी गलतियाँ उनसे होती है, एट द एंड हाँ एग्ज़ाम में जी। भी होती है। एक और चीज़ है जो स्टूडेंट्स अभी नया स्टार्ट कर रहे हैं, उनको स्टार्टिंग में ऐसे लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, ठीक है? हाँ उनको ऐसा जी। लगता है जैसे कि बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, स्टार्टिंग में चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, उनका मोटिवेशन वहीं पे अ, दूर हो जाता है। तो उनको किस तरीके से उनमें बने रहना चाहिए, थोड़ा बिलीव रखना चाहिए खुद में, उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो हमारा टारगेट फिक्स होना चाहिए मतलब हमें क्लियर होना चाहिए कि हम गेट के बाद में हम क्या करना चाहते हैं। पीएसयू जॉइन करना चाहते हैं, एमटेक करना चाहते हैं आईआईटी से। तो अगर आपको ये लगता है कि हाँ, मुझे आईआईटी जाना है, तो आपको ये अंदर से होना चाहिए दिमाग में क्लियर। तो आपको वो जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, तो आपको उसमें भी लगेगा और कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, तो बहुत सारी ऐसी गाइडेंस करने के लिए कॉलेज में भी टीचर्स होते हैं, आप उनसे भी बात करिए। और जो आपके फ्रेंड सर्कल में भी बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आप डिस्कस करिए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करिए। रादर देन सोचने में टाइम वेस्ट मत करिए कि हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इन चीज़ों से कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है। उसमें टाइम ही वेस्ट होता है और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज़्यादा फ़ोकस करिए। ओके, सो देवांशी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। थैंक यू। यदि जो स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे आपकी बातें, इम्प्लीमेंट करेंगे, बहुत अच्छा रैंक अचीव कर पाएंगे गेट में, जो भी 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, बहुत अच्छा रैंक था आपका इस बार, बहुत अच्छी मेहनत करी, ठीक है। और थैंक यू। कुछ डाउट्स स्टूडेंट्स को यदि रहते हैं रिलेटेड टू देयर प्रिपरेशंस, तो वो लोग कमेंट कर सकते हैं जो भी डाउट है, वी विल ट्राई टू सोल्व देयर क्वेरीज, ठीक है। देवांशी भी उनका रिप्लाई करेंगे, जो भी कमेंट्स में मतलब स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं या किसी पीएसयू से रिलेटेड यस, या फिर यस। कुछ अदर गाइडेंस किसी को चाहिए, तो वो भी हमें फॉलो कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है देवांशी। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।